स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है प्रगति गुप्ता की कहानी गुम होते क्रेडिट कार्ड्स। रात 3 बजे एकाएकी वैदेही सोते सोते विवाह के बाद गुजरे उन 15 सालों में पहुंच गई जहां उसको मरीजों के बीच घिरा रहना सुकून देता था। ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, खुद के मरीज और स्टाफ सभी उसका आत्मविश्वास बढ़ाते थे। घर और अस्पताल का काम संभालते हुए कब दिन निकल जाता वैदेही को पता ही नहीं चलता था। कुछ ऐसे ही स्वप्नों के साथ उसकी नींद सालों साल से उचट रही थी। समय के साथ ठहरे हुए स्वप्न अक्सर जागरण करवा ही देते हैं। फिर अचानक वैदेही को महसूस हुआ जैसे श्रीकांत ने उसको आवाज देकर पूछा हो, वैदेही सो गई हो क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है श्रीकांत। आज दिन काफी हेक्टिक था। 3 डिलीवरी केस थे। आउटडोर में भी काफी मरीज थे। बहुत थक गई हूं। कुछ बहुत जरूरी न हो तो कल सवेरे बात करते हैं। अभी सिर्फ 10:30 ही बजे हैं। तुम सो भी गई। हम दोनों अपना सारा वक्त मरीजों के साथ गुजारते हैं। बात करने का वक्त ही नहीं निकलता। तुम अपने मरीजों की सर्जरी सवेरे सवेरे रख लेती हो, फिर तुम्हारा आउटडोर, घर कब आती और जाती हो पता ही नहीं चलता। श्रीकांत की बात सुनकर वैदेही कुछ बोलना चाहती थी मगर बुदबुदा कर रह गई। जब कभी लंच या डिनर सभी के साथ लेने के लिए पहुंचती हूं तब भी तो सभी को खिलाने पिलाने में लगी रहती हूं। किसी के दिलो दिमाग में नहीं आता कि मुझे भी बैठकर तसल्ली से खाना खाने को कहें। लंच पर डिनर और डिनर पर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, सब उन फरमाइशों की चर्चा जरूर कर लेते हैं। वैदेही को बहस करने की आदत नहीं थी। उसको लगता था बहस से घर की शांति भंग हो जाती है। अक्सर अपनी बात खुद से ही बोलकर शांत होना उसका मूल स्वभाव था। उस रात को भी सबको खाना खिलाकर वो बच्चों के साथ उनके बेडरूम में ही लेट गई थी। ये उसकी दिनचर्या थी ताकि बच्चों के साथ वक्त गुजार सके। बच्चे समझदार हो चुके थे, अपना होमवर्क खुद कर लिया करते थे। बस उनको बीच बीच में माँ की जरूरत होती थी। वैदेही अस्पताल से भी बच्चों को फोन लगाकर निर्देशित किया करती थी। बहुत थकी होने के कारण वैदेही जैसे ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी उसको नींद आ गई। उसका डिनर अक्सर ही छूट जाता था। हमेशा की तरह श्रीकांत डिनर लेकर न्यूज़ देखने बैठ गए थे और वो माँ पापा के काम में लग गई। वैदेही ने डिनर लिया या नहीं ये सिर्फ वैदेही को ही पता होता था। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों को वैदेही बहुत तवज्जो नहीं देती थी। उसको श्रीकांत पर बहुत प्यार आता था। श्रीकांत जब भी वैदेही को सोते से जगाता उसे लगता श्रीकांत को उस पर प्यार उमड़ा है। अक्सर बहुत थके होने पर वैदेही में स्त्री सुलभ अपेक्षाएं स्वतः ही जन्म लेती। वो सोचती कोई उसके माथे पर हाथ रख दे या बालों में उंगलियों के पोरों से सहला दे। पर सच में ऐसा होना मन के सोचे से नहीं बल्कि निमित्त के अधीन होता है। दोनों के पास सीमित समय था जिसमें घर की जिम्मेदारियों से जुड़ी बातें हावी होती रही थी। कैसे जिम्मेदारियां अंतरंग रिश्तों में घुसपैठ करके उन्हें आम जरूरत सा बना देती है, वैदेही को अक्सर ही महसूस होता था। अपनी सोच पर विराम लगाते हुए वैदेही ने श्रीकांत से कहा, तुम भी तो सारा दिन बिजी रहते हो श्रीकांत। अच्छा बताओ क्या बात करनी है तुम्हें, मैं सुन रही हूं। श्रीकांत की बात शुरू करते ही वैदेही सजग हो गई। वैदेही, मुझे माँ पापा के बारे में बात करनी है।
दोनों की ही तबीयत अब काफी खराब रहने लगी है। पापा के लकवाग्रस्त होने के बाद माँ का काम काफी बढ़ गया है। दोनों का बीपी और ब्लड शुगर काफी घटता बढ़ता रहता है, जिसको बराबर मॉनिटर करना जरूरी है। मुझे पापा के लिए रखे हुए स्टाफ पर कम विश्वास है कि वो सब कुछ सुचारू रूप से करता होगा। हमारे बेटे भी अब बड़े हो रहे हैं। वो दोनों भी अपने भविष्य के प्रति सजग और केंद्रित रहें, यही चाहता हूं। अब उनको भी व्यक्तिगत तौर पर देखना बहुत जरूरी हो गया है। तुम तो जानती हो वैदेही, खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वैदेही की मुंदी आंखें देखकर श्रीकांत ने उसे हल्का सा हिलाकर पूछा, सुन रही हो ना वैदेही? सुन रही हूं श्रीकांत। मुझे लगा तुम्हें हम दोनों से जुड़ी कोई बात करनी थी। एक बार तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें प्यार आ रहा है, तभी तुम मुझे सोते से जगा रहे हो। श्रीकांत, एक अरसा हो गया है ना हमें भी कुछ। हर रात जब थककर चूर होकर लौटती हूं तो लगता है थोड़ी देर के लिए बस तुम मेरे सिर पर हाथ ही फेर दो और मैं एक गहरी नींद लूं। पर तुम्हारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आया हो, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। क्या वैदेही तुम भी? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, हमारे घर के लिए चिंतित हूं। तुम्हें तो बस यही सूझता है। छोड़ो, अगर तुम्हें सोना है तो सो सकती हो। घर के बारे में सोचने की जिम्मेदारी अगर अकेले मेरी है तो मैं ही सोच लूंगा। तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम को तवज्जो देना चाहती हो तो देती रहो। क्या होगा इतने सारे रुपए कमाकर, जब घर वाले ही उपेक्षित हो जाएं। श्रीकांत अपने शब्दों के बाण चलाकर शांत हो चुका था। अब उसे वैदेही की प्रतिक्रिया का इंतजार था। तुम अपनी बात बोलकर हमेशा ही निष्कर्ष पर क्यों पहुंच जाते हो श्रीकांत, जबकि मुझे पूरी बात पता ही नहीं। बात पता चलने के बाद मुझे भी अपना पक्ष सोचने दो, रखने दो। आम घरेलू महिला के जैसे मेरे साथ उनके पतियों जैसा व्यवहार मत करो। घर और बच्चे मेरी भी प्राथमिकता हैं, तभी हर बात को व्यक्तिगत स्पर्श देने की कोशिश भी करती हूं। क्या कहना चाहते हो वो साझा करो। आज घर में तुम्हारी किससे और क्या बात हुई है, सभी कुछ मुझे विस्तार से बताओ। हो सकता है व्यस्तता के रहते कुछ ऐसा हो जो मैं देख नहीं पा रही हूं। थोड़ी देर बाद जब श्रीकांत की ओर से कोई बातचीत शुरू नहीं हुई तो वैदेही ने वापस पूछा, कुछ हुआ है श्रीकांत? श्रीकांत के उल्टे तरीके से बातचीत करने की वजह से वैदेही की नींद अब कोसों दूर भाग चुकी थी। कहने को तो दोनों का विवाह प्रेम विवाह था, पर जब भी श्रीकांत को वैदेही से अपनी कोई बात मनवानी होती तो टेढ़ा ही टेढ़ा बोलता और चलता। उसकी यही बात वैदेही को बहुत आहत करती थी, पर उसकी शांत होने की प्रवृत्ति उसको और अधिक मरीजों के साथ झोंक देती। जब भी ऐसा कुछ होता वो अपना अधिकतम समय अस्पताल में रहकर गुजारना चाहती। लगातार सर्जरी करने के बाद जब भी अस्पताल का स्टाफ उसे थका हुआ देखता तो कोई न कोई उसके लिए चाय या कॉफी बनाकर ले आता। ऐसे में वैदेही को महसूस होता, कम से कम उसकी जिंदगी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें उसके थकने का पता चलता है। इसके अलावा नवजात शिशुओं की किलकारियां उसके चेहरे की मुस्कुराहट को दुगना कर देती थी। वैदेही को खामोश देखकर श्रीकांत ने बताना शुरू किया। आज लंच के समय मां बोल रही थी, पापा के लकवाग्रस्त होने के कारण उनके पास बहुत काम रहते हैं, इसीलिए अब उनसे घर और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। उन्होंने तुम्हें भी शायद हिंट दिया था। उनको तुम्हारा घर में और नौकर बढ़ाने का सुझाव पसंद नहीं आया। माँ का कहना है कि नौकरों की मनमानियां भी उनसे नहीं देखी जाती। नौकरों को निर्देश देने
और उन पर आंख रखने के लिए घर का ही कोई इंसान होना चाहिए। वैदेही ने श्रीकांत के चुप होते ही कहा, अस्पताल से फोन कर करके सब कुछ संभालने की कोशिश करती तो हूं, नौकरों पर आंख रखने के क्या मायने हैं? तुम्हारी और मां की मेरे से क्या अपेक्षा है श्रीकांत? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा वैदेही, आखिरकार इकलौता बेटा हूं उनका। अपनी बात बोलकर श्रीकांत शांत हो गए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मरीजों की डिलीवरी के हिसाब से मुझे अपना टाइम सेट करना पड़ता है। हमारे बेटे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी आगे की पढ़ाई और खर्चों को भी तो देखना होगा। कहीं बाहर पढ़ने भेजना है तो रुपए चाहिए ही ना। रुपए तो मैं भी अब काफी कमा लेता हूं। आज की परिस्थितियों को देखकर हम दोनों में से एक जने को कोई न कोई निर्णय लेना ही होगा। कैसा निर्णय? यही, हम दोनों में से एक घर को ज्यादा समय दे और जिम्मेदारियां संभाले। तुम संभाल पाओगे घर की जिम्मेदारी? न तो तुमने कभी घर का काम किया है, न ही तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। अगर हम दोनों सामने खड़े हों तो माँ और पापा को भी अपने सभी काम मेरे से ही करवाने होते हैं। उनको हमेशा से ही अपना बेटा बहू से ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर उनकी पढ़ाई अब तक मैंने ही संभाली है। वैदेही की नींद अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वैदेही की बातों का जवाब दिए बगैर श्रीकांत ने ही अपनी बात जारी रखी। ये तुम्हें सोचना है वैदेही, मैं 16 से 18 घंटे काम कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकती। अब निर्णय तुम्हें ही लेने हैं। तुम कहोगी तो मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूं। अगर तुम्हें लगता है माँ पापा मेरे हैं तो मुझे ही सोचना चाहिए तो सोच लूंगा, या फिर सोच कर देखो, कुछ सालों की ही तो बात है, तुम अपनी प्रैक्टिस बाद में भी शुरू कर सकती हो। अपनी बात बोलकर श्रीकांत करवट लेकर लेट गए। उस रोज खुद को घर की चार दीवारी में कैद करने का ख्याल आते ही वैदेही सिहर गई। वो मेडिकल की जिस ब्रांच से जुड़ी थी, मरीज प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही डिलीवरी तक एक ही डॉक्टर को दिखाना चाहता था। बौखलाहट में वैदेही अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और श्रीकांत से बोली, श्रीकांत, तुम सो गए क्या? नींद से उठाकर मेरे से बात शुरू की तो बात तरीके से पूरी करो प्लीज। माँ पापा तुम्हारे हैं या मेरे क्या होता है? माँ पापा बस माँ पापा ही होते हैं। वैदेही को श्रीकांत की ये बात आहत कर सकती है, उसने नहीं सोचा। तभी पुनः बोला, वैदेही बात पूरी हो चुकी, तुम जो भी निर्णय लोगी मुझे सवेरे बता देना, मैं वैसा ही कर लूंगा। थोड़ी ही देर में श्रीकांत के खर्राटों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वैदेही के दिलो दिमाग में इस समय खर्राटे की आवाज हथौड़े के जैसे लग रही थी। श्रीकांत के बात करने का अंदाज कुछ ऐसा ही होता था जब वो अपनी मनमानी करवाना चाहता था। इतने साल साथ गुजारने के बाद वैदेही अक्सर सोच में पड़ जाती, अगर दोनों का प्रेम विवाह हुआ है तो उनके बीच से प्रेम ऐसे मौकों पर कहां गुम हो जाता है। अक्सर नींद में वैदेही को मेडिकल कॉलेज वाला समय भी चलचित्र जैसे चलता हुआ दिखता था। जब उसका प्रेम परवान चढ़ा, दोनों प्रेम में सराबोर थे, पर अपने करियर और प्रैक्टिस को जमाने के भी असंख्य स्वप्न देखते थे। बगैर किसी अड़चन दोनों का विवाह भी हो गया था। शुरू के सालों में जो गायकोनोलॉजिस्ट पत्नी और बहू गर्व का एहसास करवाती थी, समय के साथ ज्यों-ज्यों वो व्यस्त होती गई, घर के लोगों की अपेक्षाएं उसके समर्पण की घर पर भी ज्यादा मांग करने लगी। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे। श्रीकांत भी जनरल सर्जन था। शुरू के सालों में श्रीकांत के पास मरीज नहीं होते थे, क्योंकि किसी भी नए सर्जन के मरीज बनने में समय लगता है,
जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ के मरीज जल्दी बन जाते हैं। ऐसा ही वैदेही के केस में भी हुआ। वैदेही का शांत और सौम्य व्यवहार मरीजों को बहुत राहत देता था। जिस प्राइवेट अस्पताल में दोनों काम करते थे, उनके मालिक डॉक्टर कामत नामी हृदय रोग विशेषज्ञ थे। वो हमेशा ही वैदेही को बोलते थे, वैदेही, यू आर परफेक्ट फॉर योर प्रोफेशन, योर डेडिकेशन इज रिमार्केबल। वैदेही उनकी बात पर मुस्कुरा जाती और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। शुरू में वैदेही घर और बच्चों को अधिक समय देना चाहती थी, पर श्रीकांत के बहुत मरीज न होने से अप्रत्यक्ष रूप से वैदेही पर ज्यादा घंटे काम करने का दबाव डाला गया था, तभी घर सुचारू रूप से चल सकता था। जब वैदेही का काम बढ़ने लगा, सास ससुर से अनचाही बातें भी सुनने को मिली, जबकि उस समय वो दोनों स्वस्थ थे। हम दोनों तो घर की चौकीदारी कर रहे हैं, तुम दोनों तो होटल के जैसे घर में आते जाते हो। सारा दिन हमारी आंखें दरवाजे पर लगी रहती है कि कब तुम दोनों आओ और घर संभालो। वैदेही को ये सब बातें मिलकर समाधान न खोजने की वजह से आहत करती थी। समय अप्रत्याशित होता है। जब पापा को अचानक ही लकवा हो गया तो परिस्थितियां और भी बदल गई। साथ में मां की उलाहना बदल गई। तुम लोगों ने पापा के लिए जो स्टाफ रखा है, वो पापा की अस्पष्ट भाषा नहीं समझ पाता, तो मुझे ही उसको समझाना पड़ता है। तुम दोनों के आने जाने का कोई समय तो है नहीं, तो बच्चों के स्कूल से आने के बाद मुझे उनको भी देखना पड़ता है। तुम लोग कम से कम खाने के निर्देश तो अस्पताल से दे दिया करो, ताकि मुझे रसोई की चिंता नहीं करनी पड़े। अब मेरे से इस उम्र में इतना कुछ नहीं संभाला जाता। बढ़ती उम्र के साथ सभी को दिक्कतें आती है। वैदेही बहुत अच्छे से समझती थी, तभी समस्याओं के समाधान खोजने की भी कोशिश करती। ऐसे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली उल्हानाएं उसको पीड़ा देती थी, पर वैदेही उनकी कही बातों को मुस्कुराकर भूलने की कोशिश करती। कहीं न कहीं ये भी सच था कि जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को आराम तलब बना ही देती है। श्रीकांत ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न देने का मानस बना रखा था। शायद ये उस समय की जरूरत भी थी। अपनी अपनी प्रैक्टिस को जमाने के लिए बाकी बातों से दोनों को ही ध्यान हटाना था। वैदेही ने भी अपने मुंह पर संस्कारों का बाड़ा बांध रखा था। न सिर्फ घर और श्रीकांत को उसके काम की जरूरत थी, बल्कि काम करना उसका पैशन भी था। कुछ इस तरह विवाह के बाद 15 साल निकल गए। वैदेही का शहर की अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञों में नाम था। वैदेही को विवाह के 15 साल बाद श्रीकांत का इस तरह बात करना बहुत स्वार्थी सा महसूस हुआ था। पहले उसे 12-12 घंटे काम करने दिया। जब घर में जरूरत हुई तो मिलकर विकल्प सोचने के बजाय उसकी भावनाओं को आहत किया। जब बातों में थोपने जैसा व्यवहार दिखाई दे, तब इंसान पीड़ा महसूस करता है। उम्र के इस पड़ाव पर वैदेही कोई कड़ा निर्णय नहीं ले सकती थी जिससे घर की शांति भंग हो, और जब बच्चे अपने अपने करियर बनाने की तैयारियों में लगे हों। उस रोज वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ खड़ी है और उसके साथ कौन कौन खड़ा है। एक बार तो उसका सभी रिश्तों से मन उचट गया था। जिस विवाह की नींव पर सारे रिश्ते खड़े थे, वहां शांति की कीमत क्या हो सकती थी, ये वैदेही से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। खूंटे पर बंधी गाय के जैसे उसके हालात थे। ऐसे में कड़े से कड़ा निर्णय एक औरत कितनी जल्दी ले लेती है, वैदेही को खुद पर भी आश्चर्य हुआ। उसके इतने बड़े फैसले पर भी फॉर ग्रांटेड ही ले लिया गया। स्वप्न वैदेही के थे, उनका मूल्य सिर्फ उसके लिए था। तभी तो उनका दर्द वैदेही को
सालों साल गुजरने के बाद भी पीड़ा सा सालता रहा। जब भी उसको एकांत काटने को दौड़ता है, पीड़ाएं भी साथ साथ हावी हो जाती है। वैदेही की नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी। खाली बिस्तर पर असंख्य दर्द और पीड़ाएं बिखरी पड़ी थी। खुद को शांत करने के लिए उसे बहुत जतन करने पड़े, नहीं तो वो अवसादित हो जाती या किसी के लिए भी मन से नहीं कर पाती। रात 3 बजे वैदेही की नींद छूटे हुए स्वप्नों की वजह से उचट गई थी। पुरानी बातें सोचते सोचते अब सवेरे के 5 बज चुके थे। वैदेही उठकर अपने लिए कॉफ़ी बना लाई थी। आज वैदेही बेड साइड पर बैठकर उन सभी घटनाओं को एक ही बार दोहरा लेना चाहती थी जो किश्तों में बार बार आकर उसकी नींद को उचाट देती थी। वैदेही ने उस दिन अपनी मर्जी के खिलाफ अपना इस्तीफा डॉक्टर कामत को भिजवा दिया था। जब डॉक्टर कामत ने वैदेही को फ़ोन करके पूछा तो उसके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात थी, डॉक्टर कामत, हाल फिलहाल घर को मेरी ज़रूरत है। सब सेटल होते ही आपके हॉस्पिटल को फिर से ज्वाइन करूंगी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर कामत ने कहा था, वैदेही, याद रखना, गुजरा हुआ समय फिर से नहीं आता। समस्याओं के समाधान खोज सको तो खोज लो और जल्दी हॉस्पिटल वापस ज्वाइन करने की कोशिश करना। यू आर ऑलवेज वेलकम। जी ज़रूर, थैंक्स। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। उस दिन 15 साल की मेहनत पर घर की जिम्मेदारियां भारी पड़ गई थी। हर महीने 2 से 3 लाख का चेक उठाने वाली वैदेही का अकाउंट बच्चों की पढ़ाई वो विभिन्न कामों में खर्च हो गया था। एक रोज अपनी अलमारी संभालते हुए जब उसका हाथ अपनी जीरो बैलेंस वाली पासबुक पर पड़ा तो शब्द गुम हो गए। बस आंखों में एक नमी तैर गई। अपने करियर से जुड़ा पहला क्रेडिट कार्ड उसने खुद ही श्रीकांत को सौंप दिया था। खुद कमाने का एक एहसास जो वैदेही को आत्मविश्वास देता था, वो उसके क्रेडिट कार्ड के साथ श्रीकांत के पास चला गया था। बाद में श्रीकांत ने जो भी कमाया उसे जॉइंट नेम में घर और बाकी निवेश भी किए थे। आज उसी घर के एक कमरे में वैदेही अकेली बैठी थी। काम करना उसका पैशन था, तभी स्वप्न उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसकी पढ़ाई, उसके मरीज, उसका नाम, उसकी मेहनत सब बार बार आकर उसको जगा देते थे। जिस रोज वैदेही ने अपना निर्णय घर के सभी लोगों को सुनाया, श्रीकांत ने सभी के सामने खुश होकर कहा था, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश हूं वैदेही। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पत्नी हो तो तुम जैसी। जैसे ही बच्चे थोड़े सेटल हों और माँ पापा की तबीयत सुधरे, तुम वापस ज्वाइन कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। श्रीकांत की बात सुनकर वैदेही मुस्कुरा दी थी। वो श्रीकांत से कहना चाहती थी, श्रीकांत, साथ होने के मतलब तुम आजीवन नहीं समझ पाओगे। 15 साल की जमी जमाई प्रैक्टिस को छोड़ना कितनी पीड़ा देता है, इसका 1% भी तुमने महसूस किया होता तो तुम हर जगह मेरे साथ खड़े हो जाते। दरअसल पापा तो हकीकत में बीमार थे, पर माँ जिद में वैदेही की माँ बनकर नहीं सोच पाई। घर की शांति को बरकरार रखने के लिए उसने सालों साल एक झूठ को अपनी मुस्कुराहट में छिपाकर रखा कि वो अपना करियर छोड़कर खुश है। कैसे खुश हो सकती थी वो? जैसे आज उसके बच्चों के स्वप्न उसके लिए बहुमूल्य थे, ऐसे ही उसके भी स्वप्नों में उसकी माँ बाबा का किया हुआ त्याग शामिल था। उसका मेडिकल का इम्तिहान होता या कोई और भी इम्तिहान, माँ सारा सारा दिन मंत्रों के जाप करती। वो आज जो भी थी अपने माँ बाबा की वजह से थी। निर्मूल कारणों से पौराणिक वैदेही को जमीन में समाना पड़ा था और इस वैदेही ने खुद अपना करियर उन लोगों के लिए ज़मीन में दफना दिया था जिन्होंने उसको डॉक्टर से नर्सिंग स्टाफ बना दिया। वैदेही, पापा का बीपी ले लो, पापा की ब्लड शुगर ले लो,
इंसुलिन लगा दो। वैदेही, पापा की मेडिसिन का वक्त हो गया है। जब तुम उनकी दवाइयाँ हाथ पर रखोगी वे तभी खाएंगे। पापा की नर्सिंग केयर और बाकी काम संभालने में कब वक्त उड़नछू हो जाता वैदेही को पता ही नहीं चलता। हालांकि पापा के लिए एक फुल टाइम नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ था, पर जब वो अस्पताल जाती थी तब भी पापा को वैदेही के लौटने पर उसी से काम करवाने होते थे। अब सारा दिन वो घर पर दिखती थी तो सभी की निर्भरता उस पर बढ़ गई थी। घर पर रहने के बाद वैदेही को बेफजूल की उलाहनाओं से तो मुक्ति मिल गई, पर उसके पैशन पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर लटक गया था। जिस रोज वैदेही ने अपना इस्तीफा लिखकर 1 महीने का नोटिस देकर अस्पताल भेजा, घर में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई, पर किसी ने उसके मन की थाह लेने की कोशिश नहीं की। पापा के लिए रखा हुआ स्टाफ 15 दिन की छुट्टी मांगकर अपने गांव क्या गया तो वापस ही नहीं लौटा। उसके बाद जो भी स्टाफ मिले पार्ट टाइम ही मिले। वैदेही के घर पर होने से फुल टाइम स्टाफ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई। समय के साथ जिम्मेदारियों का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिससे वैदेही अगले 10-12 सालों तक नहीं निकल सकी। पापा के जाने के बाद मम्मी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वैदेही को हमेशा उनका संबल बनकर खड़ा रहना पड़ा। लगभग 2 साल तक माँ के ऐसे ही हालात रहे, फिर माँ भी चल बसी। इस बीच बच्चे भी अपना अपना भविष्य बनाने विदेशों को निकल गए। वैदेही भी अब 57 साल की हो चुकी थी। वैदेही की अपनी भावनाओं का क्रेडिट कार्ड भी इस बीच न जाने कब और कहाँ गुम हो गया। उसने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की, बस उसको अपने जिंदा होने का एहसास भर रहा। उसका घर में रुकना क्या हुआ कि उसके करियर और दिनचर्या पर सबकी अपेक्षाओं ने अपना कब्जा जमा लिया। इन सब के बीच वैदेही का डॉक्टर होना भी कहीं खो गया था। श्रीकांत एक बार घर से निकलता तो रात को ही थका हारा प्रवेश करता। पहले एक ही अस्पताल में काम करने से दोनों के पास कोई न कोई बात करने को होती थी। फिर दोनों के बीच बातों पर भी धीरे धीरे पूर्ण विराम लगता गया। खुद के कमाने पर वैदेही को बहुत गर्व था। शायद इसी वजह से वो ताउम्र कभी भी श्रीकांत से मांगकर रुपया नहीं ले पाई। वैदेही के लिए रुपया कभी प्राथमिकता नहीं थी, तभी उसने अपना करियर दांव पर लगा दिया था। समय के साथ जब बेटे भी अपनी राहों पर निकल गए, तब श्रीकांत ने वैदेही से कहा, वैदेही, अब तुम हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल वाले बुला रहे हैं। मम्मी पापा भी नहीं रहे, अब तुम्हें ज्वाइन करने का सोचना चाहिए। श्रीकांत की बात मानकर वैदेही ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करके अस्पताल जाने का फैसला किया। वैदेही को अब 14 साल से अधिक प्रैक्टिस छोड़े हो चुके थे। जब वो पहले दिन अस्पताल पहुंची, वहां का वातावरण उसको उत्साहित करने के बजाय डरा रहा था। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसको उत्साह से भर देते थे, आज वही खौफ दे रहे थे। मुश्किल से आधे घंटे वो हॉस्पिटल में रुक पाई। इस तरह अपना आत्मविश्वास खोते हुए देखकर वैदेही का रोना छूट गया। जब डॉक्टर कामत ने उसे रोते हुए देखा तो उसकी मनोस्थिति को भांपते हुए बोले, हिम्मत रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कामत की बातों ने उसे बहुत हौसला दिया, लेकिन वैदेही के हाथ सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर वैदेही को मारकर वैदेही की हिम्मत टूट चुकी थी। फिर अचानक 2 महीने पहले ही श्रीकांत भी कार्डियक अरेस्ट से चले गए। एक खौफ से वो निकली नहीं थी कि श्रीकांत का अचानक जाना उसे बहुत तोड़ गया। अतीत के पृष्ठ एक बार क्या उलटना शुरू हुए कि पलटना बंद ही नहीं कर रहे थे। जब रिश्तों के लिए उसने अपने फिजिकल और इमोशनल अकाउंट खाली कर दिए थे, वो सब अपनी अपनी राह निकल गए।
साथ में उसका आत्मविश्वास भी ले गए थे। आज बिस्तर पर अकेली पड़ी वैदेही अपने अतीत के पन्नों को बराबर उलट पलट रही थी। जीवन में उसने कभी कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, पर वो खुद क्रेडिट कार्ड के जैसे ताउम्र इस्तेमाल होती रही या खुद को इस्तेमाल करवाती रही। पता नहीं किन जन्मों का कर्ज था कि बरसों बरस की मेहनत को छोड़ना पड़ा। श्रीकांत के अचानक ही चले जाने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड्स उसका ही मजाक उड़ा रहे थे, जिनका बैलेंस 0 था और उसकी जिंदगी अकेलेपन में गुम थी। किसी के कहे हुए चंद वाक्य क्षणिक सुखों का अनुभव तो करवा सकते हैं, पर इंसान का काम करना उसको जीवंत महसूस करवाता है। ये बात वैदेही बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। वैदेही अब उन ठहरे हुए 14-15 सालों से जुड़े उन स्वप्नों से भी बाहर निकलना चाहती थी जो उसको रात रात भर का जागरण करवा देते थे। बच्चे अपने पास आकर रहने का बोल रहे थे, पर हिंदुस्तान के बाहर जाकर रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। श्रीकांत के रहते हुए उसने हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना शुरू किया था। वो आज भी जारी था, ताकि मरीजों के बीच रहकर उनकी मदद कर सके। मरीजों का प्यार और विश्वास ही उसका अकेलापन भर सकता था। वैदेही अपने सोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाना चाहती थी, ताकि भविष्य में वो उसकी भी सर्जरी कर सके। साथ ही वो उन स्वप्नों से भी निकलना चाहती थी जिनको परिस्थितियों ने उस पर थोप दिया था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी पहुंच सके सीधे आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।